27 मार्च 1995 मिलान की एक ठंडी सुबह। इटली के फैशन कैपिटल में रोज की तरह लोग ऑफिसेस की तरफ जा रहे थे। कैफेज खुल चुके थे और सड़कों पर ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ रहा था। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ ही मिनट बाद एक ऐसी घटना होने वाली थी जो दुनिया के सबसे फेमस लग्जरी ब्रांड्स में से एक को हमेशा के लिए क्राइम हिस्ट्री का हिस्सा बना देगी। वाया पुलेस्टो नाम की सड़क पर एक आदमी अपनी ऑफिस बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा था। उसने डार्क सूट पहना हुआ था, हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और उसके लिए ये एक आम दिन था। शायद उसने उस सुबह भी वही सोचा होगा जो हर बिजनेसमैन ऑफिस पहुंचते वक्त सोचता है, मीटिंग्स, डिसीजंस, फ्यूचर प्लान्स। लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग के एंट्रेंस के पास पहुंचा, एक आदमी उसके करीब आया और कुछ सेकंड्स के अंदर गोलियों की आवाज गूंजी। एक नहीं, कई बार। और फिर वो आदमी जमीन पर गिर गया। उसका नाम था मोरिजियो गुची, वर्ल्ड फेमस ब्रांड गुची का हेड। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट का शो क्राइम सीन। मिलान पुलिस जब मौके पर पहुंची तब तक किलर गायब हो चुका था। सड़क पर पूरा कैओस। लोग अभी भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। पुलिस ऑफिसर्स को शुरू में यह अंदाजा नहीं था कि विक्टिम आखिर है कौन, लेकिन जैसे ही नाम सामने आया, पूरी इन्वेस्टिगेशन का स्केल बदल गया। यह किसी आम बिजनेसमैन का मर्डर नहीं था, यह गुची फैमिली के आखिरी प्रोमिनेंट हेयर्स में से एक का मर्डर था। एक ऐसे नाम का मर्डर जिसे दुनिया फैशन के साथ जोड़कर देखती थी। और कुछ ही घंटों के अंदर इटली के न्यूज चैनल्स इस खबर से भर गए। फैशन इंडस्ट्री शॉक में चली गई, इन्वेस्टर्स भी शॉक में थे और सबसे ज्यादा हैरान पुलिस थी, क्योंकि जितना बड़ा नाम था उतने ही ज्यादा पॉसिबल एनिमीज भी हो सकते थे। जब कोई आम आदमी मारा जाता है तो पुलिस उसकी पर्सनल लाइफ देखती है, लेकिन जब गुची जैसा नाम मर्डर का विक्टिम बन जाए तो सस्पेक्ट्स की लिस्ट इतनी बड़ी हो जाती है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू करना ही मुश्किल हो जाता है। उस वक्त तक दुनिया गुची को लग्जरी, ग्लैमर और सक्सेस की कहानी समझती थी। लोग ब्रांडेड हैंडबैग्स देखते थे, एक्सपेंसिव सूट्स देखते थे, फैशन शोज देखते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि इस चमक के पीछे एक फैमिली थी जो सालों से अंदर ही अंदर टूट रही थी। गुची एम्पायर की शुरुआत मोरिजियो ने नहीं की थी। इस कहानी की शुरुआत कई दशक पहले हुई थी, जब गुचियो गुची नाम के इटालियन एंटरप्रेन्योर ने फ्लोरेंस में एक छोटी सी लेदर गुड्स कंपनी शुरू की थी। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ गया और फिर यूरोप से बाहर निकला, फिर अमेरिका तक पहुंचा और गुची नाम लग्जरी सिंबल बन गया। लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ा, वैसे वैसे फैमिली के अंदर टेंशन्स भी बढ़ने लगी। हर जनरेशन के साथ पावर स्ट्रगल और इंटेंस होता चला गया। और जब मोरिजियो गुची फैमिली बिजनेस में ऊपर आया, तब तक गुची सिर्फ एक ब्रांड नहीं था, वो एक एम्पायर बन चुका था। और एम्पायर के साथ हमेशा एक प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग उस पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। अब मोरिजियो का बचपन आम लोगों जैसा नहीं था। वो दुनिया के सबसे फेमस फैशन फैमिलीज में से एक का हिस्सा था और बचपन से ही उसने पैसा देखा था, इन्फ्लुएंस देखा था और वो प्रेशर भी देखा था जो फैमिली सरनेम के साथ आता है। फैमिली के अंदर अलग अलग ग्रुप्स थे और हर किसी की अपनी एम्बिशंस। हर किसी को लगता था कि गुची एम्पायर उसके विजन के हिसाब से चलना चाहिए। बाहर से फैमिली एक लगती थी, लेकिन अंदर से ये एक पूरा बैटलफील्ड। कोर्ट केसेस होते थे, एग्जीक्यूशंस लगते थे और बड़े बिजनेस डिसीजंस पर झगड़े। और कई बार ऐसा लगता था कि फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को कॉम्पिटिटर्स की तरह देख रहे हैं। और इसी एनवायरनमेंट में मोरिजियो धीरे धीरे ऊपर आया। कुछ लोग उसे विजनरी मानते थे और कुछ लोग कहते थे कि उसने फैमिली को डिवाइड किया। लेकिन एक बात सब मानते थे, मोरिजियो गुची एक पावरफुल आदमी था और पावर के साथ आते हैं दुश्मन। मर्डर के बाद पुलिस ने सबसे पहले ऑब्वियस डायरेक्शन में देखना शुरू किया। क्या यह रॉबरी थी? नहीं। किलर कुछ लेकर ही नहीं गया। क्या ये रैंडम वायलेंस था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि विक्टिम क्लियरली टारगेट किया गया था। और क्या ये बिजनेस राइवलरी थी?
हो सकता था? क्या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का भी एंगल था? इटली में उस पॉसिबिलिटी को इग्नोर करना नामुमकिन था। माफिया का नाम भी शुरुआती डिस्कशंस में आया। इन्वेस्टिगेटर्स ने मोरिजियो के बिजनेस रिकॉर्ड्स देखने शुरू किए, फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स देखे और पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स भी। और जितना ज्यादा वो सबकी लाइफ के अंदर घुसते गए, उतना ही उन्हें एहसास हुआ कि ये मर्डर सॉल्व करना आसान नहीं होगा, क्योंकि मोरिजियो की जिंदगी में पैसा भी था, इन्फ्लुएंस भी था और कंट्रोवर्सीज भी। इसी दौरान मीडिया ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हर न्यूज़पेपर अपनी थ्योरी पब्लिश कर रहा था और कुछ जर्नलिस्ट का मानना था कि मर्डर कनेक्शन बिजनेस वर्ल्ड से है, तो कुछ को लगता था कि फैमिली के अंदर कुछ चल रहा था और कुछ लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की थ्योरी पर अटक गए। लेकिन पुलिस के पास अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं था जो किसी एक डायरेक्शन को कंफर्म कर सके। मर्डर प्रोफेशनल लग रहा था और किलर ने अपना काम किया, गायब हो गया। कोई ड्रामेटिक क्लू नहीं छोड़ा, ना ही कोई कन्फेशन और ना ही कोई विटनेस जो पूरी कहानी बता सके। सिर्फ एक डेड बॉडी थी और उसके साथ जुड़ा हुआ एक सरनेम, गुची। शायद इसी सरनेम ने इन्वेस्टिगेशन को और मुश्किल बना दिया, क्योंकि जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी स्पेक्यूलेशन। हर आदमी के पास अपनी एक थ्योरी थी, हर जर्नलिस्ट के पास एक सस्पेक्ट, लेकिन सच अभी भी कहीं छुपा हुआ था। और पुलिस को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस जवाब की वो तलाश कर रही है वो फैशन इंडस्ट्री के बाहर नहीं, बल्कि मोरिजियो की अपनी दुनिया के बहुत करीब छुपा हुआ है। मोरिजियो गुची के मर्डर को कुछ ही हफ्ते हुए थे, लेकिन इटली में ये केस अब सिर्फ एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं रहा था, ये नेशनल ऑब्सेशन बन चुका था। हर न्यूज़पेपर इस पर लिख रहा था, टेलीविजन स्टूडियोज में एक्सपर्ट्स बैठे थे, फैशन इंडस्ट्री के लोग अपनी अपनी थ्योरीज दे रहे थे और सबसे बड़ी बात, पुलिस पर प्रेशर हर दिन बढ़ रहा था। जब किसी आम बिजनेसमैन का मर्डर होता तो इन्वेस्टिगेशन कंपैरेटिवली लिमिटेड होती, लेकिन विक्टिम का सरनेम गुची, तब पूरी दुनिया जवाब मांग रही थी। इन्वेस्टिगेटर्स के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उनके पास सस्पेक्ट्स की कमी ही नहीं थी। मोरिजियो की जिंदगी में पैसा था, इन्फ्लुएंस था, बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट्स थे और फैमिली डिस्प्यूट्स भी। इन सबका कुछ पर्सनल डिसीजन से भी लेना देना था, जिनसे कई लोग खुश नहीं थे। इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही पुलिस को एहसास हो गया था कि मर्डर किसी गुस्से में की गई किलिंग नहीं थी। जो भी था उसने प्लानिंग की थी, उसने टारगेट चूज किया था और उसने अटैक उस जगह किया था जहां सक्सेस की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा थी, और यह काम किसी अमेच्योर का नहीं था। जितना ज्यादा पुलिस मोरिजियो के पास्ट में जाती गई, उतना ही उन्हें गुची फैमिली के अंदर चलने वाली पुरानी जंगों के बारे में पता चलता गया। यह फैमिली बाहर से तो लग्जरी का सिंबल थी, लेकिन अंदर सालों से लीगल बैटल्स और पावर स्ट्रगल्स चल रहे थे। ब्रदर्स, कजन्स, अंकल्स, नेफ्यूज, हर जनरेशन में किसी न किसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट था। कभी ओनरशिप को लेकर, तो कभी स्ट्रैटेजी को लेकर, तो कभी पैसों को लेकर। कई बार फैमिली मेंबर कोर्ट्स तक पहुंच चुके थे और कई लोगों ने इन्वेस्टिगेटर्स को सजेस्ट किया कि इसका जवाब फैमिली के अंदर हो सकता है। और ऑनेस्टली ये थ्योरी पहले से ज्यादा रियलिस्टिक लग रही थी, क्योंकि हिस्ट्री उठाकर देखो तो गुची नाम के साथ सक्सेस जितना जुड़ा था, उतना ही कॉन्फ्लिक्ट भी जुड़ा हुआ था। लेकिन पुलिस के पास अभी तक कुछ ऐसा नहीं था जो किसी स्पेसिफिक फैमिली मेंबर की तरफ उंगली उठाए। हाँ, सस्पिशन जरूर था, लेकिन सस्पिशंस पर केस नहीं बनते। मीडिया मीनवाइल अपनी कहानियां बता रहा था। कुछ मैगजीन्स ने मोरिजियो को ट्रैजिक हीरो की तरह दिखाना शुरू कर दिया, एक ऐसा आदमी जो अपने फैमिली एम्पायर को बचाने की कोशिश करता रहा और आखिर में गोली का शिकार हो गया। दूसरी तरफ कुछ पब्लिकेशंस उसकी बिजनेस डिसीजंस को ब्लेम कर रहे थे। उनका कहना था कि मोरिजियो ने इतने लोगों को नाराज किया कि एनिमीज की लिस्ट बड़ी लंबी हो गई। पब्लिक इन दोनों नैरेटिव्स के बीच झूल रही थी और इसी कंफ्यूजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इग्नोर हो रही थी। पुलिस जिस जवाब को ढूंढ रही थी वो शायद बिजनेस वर्ल्ड में नहीं था। शायद किलर को समझने के लिए मोरिजियो की बैलेंस शीट नहीं, उसकी पर्सनल लाइफ देखनी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त किसी का ध्यान उस तरफ गया ही नहीं। इन्वेस्टिगेटर्स को मर्डर के बाद 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका था। हाई प्रोफाइल केसेस में ये बहुत डेंजरस स्टेज होती है। पब्लिक इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है, विटनेसेस की मेमोरीज वीक होने लगती है, लीड्स ठंडी पड़ने लगती है और पुलिस पर रिजल्ट देने का प्रेशर और बढ़ जाता है। कुछ ऑफिसर्स को लगने लगा था कि शायद किलर कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। लेकिन जब केस लगभग रुकता हुआ नजर आ रहा था, इन्वेस्टिगेटर्स को एक ऐसी डायरेक्शन मिली जिसने पूरी कहानी बदल दी।
पहली बार कुछ लोगों ने कहा कि जवाब मिलान के बिजनेस सर्कल्स में नहीं, मोरिजियो के पर्सनल सर्कल में ढूंढो। और ये बात अगर सच थी तो इसका मतलब था कि पुलिस पूरे 1 साल से गलत जगह देख रही थी। और इसी पॉइंट पर इन्वेस्टिगेशन ने पहली बार मोरिजियो गुची के आसपास के लोगों को नए नजरिए से देखना शुरू किया। वो लोग जो उसके सबसे करीब थे, वो लोग जो उसकी रोज की जिंदगी का हिस्सा थे, वो लोग जिनके बारे में मीडिया ने लगभग बात ही नहीं की थी। और जैसे ही इन्वेस्टिगेटर्स ने उस दायरे में कदम रखा, उन्हें एहसास हो गया कि गुची एम्पायर की सबसे डेंजरस कहानी बोर्ड रूम में नहीं बल्कि घर के अंदर लिखी गई थी। पुलिस ने जब मोरिजियो गुची की पर्सनल लाइफ को ध्यान से देखना शुरू किया, तब उन्हें एहसास हुआ कि मर्डर से पहले कुछ साल उनकी जिंदगी के सबसे टर्बुलेंट साल थे। बाहर की दुनिया के लिए वो अब भी गुची का नाम रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक्सपेंसिव सूट्स, लग्जरी लाइफस्टाइल और हाई सोसाइटी पार्टीज। लेकिन अंदर ही अंदर उनकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह बदल चुकी थी। कई साल पहले जिस औरत के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी शुरू की थी, वो अब उनके साथ नहीं रहती थी। उनका रिलेशनशिप खत्म हो चुका था और ये कोई नॉर्मल सेपरेशन नहीं था। जितने लोग उन दोनों को जानते थे, उनमें से कई लोग कहते थे कि उनका ब्रेकअप सिर्फ इमोशनल नहीं था, उसके साथ गुस्सा था, धोखे का एहसास था और सबसे बढ़कर एक ऐसी कड़वाहट थी जो सालों तक खत्म नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन के इस स्टेज पर पुलिस किसी पर आरोप नहीं लगा रही थी, लेकिन वो ये जरूर समझने की कोशिश कर रही थी कि मोरिजियो की मौत से इमोशनली या फाइनेंशियली सबसे ज्यादा इंपैक्ट किन लोगों पर पड़ता है। मोरिजियो और पैट्रिजिया रेजियानी की शादी कभी इटली की हाई सोसाइटी की सबसे ग्लैमरस लव स्टोरीज में से एक मानी जाती थी। जब दोनों मिले थे तब मोरिजियो एक वेल्दी फैमिली का शाय और रिजर्व लड़का माना जाता था, जबकि पैट्रिशिया एम्बिशियस, कॉन्फिडेंट और सोशल सर्कल्स में बहुत कंफर्टेबल थी। शुरुआत के सालों में दोनों परफेक्ट कपल लगते थे। पार्टीज, वेकेशंस, लग्जरी लाइफस्टाइल और बाहर से देखने पर सब कुछ किसी फेरी टेल जैसा लगता था। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरे, रिश्ता बदलने लगा। फैमिली प्रेशर्स अलग थे, बिजनेस टेंशन्स अलग, और फिर एक दिन मोरिजियो ने प्रैक्टिकली अपनी पुरानी जिंदगी से दूर चलने का फैसला कर लिया। रिलेशनशिप टूट गया। पैट्रिशिया के लिए यह सिर्फ एक फेल्ड मैरिज नहीं थी, वो एक ऐसी दुनिया थी जिसका वो सालों तक हिस्सा रही थी और अब वो दुनिया उसके हाथ से निकल रही थी। उस वक्त बाहर के लोगों को ये एक सेलिब्रिटी डिवोर्स लग रहा था, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को बाद में समझ आया कि इस सेपरेशन के इमोशंस कितने गहरे थे। जब पुलिस ने मोरिजियो के आखिरी कुछ सालों का टाइमलाइन बनाना शुरू किया तो उन्हें एक और चीज नजर आई। मोरिजियो की जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हो चुका था। वो फ्यूचर के प्लान्स बना रहा था। उसके आसपास के लोगों के मुताबिक वो पहले की तरह फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं उलझना चाहता था। उसकी पर्सनल प्रायोरिटीज बदल रही थी, लेकिन इसी पीरियड में कुछ ऐसे लोग भी थे जो उसे लेकर बहुत स्ट्रांग इमोशंस रखते थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस और फैमिली मेंबर्स से बात करनी शुरू की और कई इंटरव्यूज में एक कॉमन बात सामने आई। डिवोर्स के बाद भी पुरानी कहानी खत्म नहीं हुई थी। रिलेशनशिप ऑफिशियली टूट गया था, लेकिन उसके असर अब भी जिंदा थे। कभी फाइनेंशियली डिस्कशंस की वजह से तो कभी पर्सनल रिसेंटमेंट की वजह से, कभी ईगो भी इसकी वजह रहा। पुलिस के लिए सब इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हाई प्रोफाइल मर्डर्स में मोटिव अक्सर वहीं मिलता है जहां लोग देखना ही नहीं चाहते। इस दौरान इन्वेस्टिगेशन को एक अनएक्सपेक्टेड बूस्ट मिला। मर्डर के लगभग 2 साल बाद कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आए जिससे ऑफिसर्स को पहली बार ये लगा कि वो सच के करीब पहुंच रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन किसी ड्रामेटिक फॉरेंसिक डिस्कवरी से नहीं आई थी, ना ही किसी सीक्रेट डॉक्यूमेंट से। ये इंसानों की दुनिया से आई थी। कॉन्वर्सेशंस, रिलेशनशिप्स और कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जो पहले इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे। पुलिस ने अब कुछ लोगों पर नजर रखना शुरू की। कुछ फोन रिकॉर्ड्स देखे गए और कुछ कनेक्शंस को दोबारा एग्जामिन किया गया और धीरे धीरे इन्वेस्टिगेटर्स को लगने लगा कि ये मर्डर प्रोफेशनल जरूर था, लेकिन उसका सोर्स शायद प्रोफेशनल क्रिमिनल्स की दुनिया में नहीं था। हो सकता है किसी ने प्रोफेशनल्स को हायर किया हो। यह पॉसिबिलिटी पहली बार सीरियसली डिस्कस की जाने लगी और इसी स्टेज पर एक नाम बार बार इन्वेस्टिगेशन के सामने आने लगा। अभी वो नाम पब्लिक डोमेन में नहीं था, मीडिया को भी कुछ नहीं पता था, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स के नोट में वो लगातार नजर आ रहा था। शुरुआत में किसी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अगर उनका सस्पेशन सही निकला तो पूरी कहानी का डायरेक्शन बदल जाता। पुलिस ने कई लोगों को डिटेन कर लिया और उनसे क्वेश्चनिंग शुरू की। जैसे जैसे डिटेल्स बाहर आई, पूरी इटली में एक ही सवाल पूछा जाने लगा, क्या सच में मोरिजियो गुची के मर्डर के पीछे कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसे वो कभी अपनी जिंदगी का सबसे करीबी हिस्सा मानता था? इन्वेस्टिगेशन के रिकॉर्ड्स के मुताबिक पुलिस को लगने लगा था कि मर्डर किसी स्पॉन्टेनियस एक्ट का रिजल्ट नहीं था।
ये प्लानिंग थी, और प्लानिंग भी ऐसी जो महीनों तक चली। इस थ्योरी के सेंटर में जो नाम था वो था पैट्रिशिया रेजियानी। वही पैट्रिशिया जो कभी इटालियन मीडिया के लिए ग्लैमरस सोशलाइट थी, वही पैट्रिशिया जो कभी मोरिजियो गुची की वाइफ थी, और वही पैट्रिशिया जिसे कुछ न्यूज़पेपर बाद में ब्लैक विडो कहने लगे। पुलिस के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन ने उन्हें एक ऐसे नेटवर्क तक पहुंचाया जहां पर्सनल रिसेंटमेंट था और हायर्ड क्रिमिनल्स एक दूसरे से मिलते नजर आए। अथॉरिटीज का मानना था कि पैट्रिशिया ने सीधा ट्रिगर नहीं दबाया था। एलिगेशन यह था कि उसने मर्डर अरेंज करवाया। इन्वेस्टिगेशन के सेंटर में एक और नाम सामने आया, ज्यूसेपिना ओरिमा। ये पैट्रिशिया की क्लोज फ्रेंड थी और कॉन्फिडेंट मानी जाती थी। प्रोसिक्यूटर्स का कहना था कि इसी चेन के थ्रू हायर्ड किलर्स तक पहुंच बनाई गई। पुलिस ने जब एलिजेड इंटरमीडिएरीज और सस्पेक्टेड शूटर्स तक इन्वेस्टिगेशन को एक्सपेंड किया तो उनके मुताबिक पूरा मैकेनिज्म सामने आने लगा। जो मर्डर 2 साल पहले तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री लग रहा था, अब वो इन्वेस्टिगेटर्स के नजरिए से एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसा दिखने लगा था। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि मोटिव किसी बिजनेस एम्पायर को कंट्रोल करना या कॉर्पोरेट कंपटीशन को खत्म करना नहीं था। अथॉरिटीज का फोकस अब जेलेसी, रिसेंटमेंट और फाइनेंशियल ग्रीवांसेस की तरफ शिफ्ट हो चुका था। और जब पैट्रिशिया को अरेस्ट किया गया तब इटली की मीडिया लिटरली फट पड़ी। यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रहा, यह एक मॉडर्न ट्रेजेडी बन चुका था। न्यूज़पेपर्स ने हर पुरानी फोटो दोबारा छापनी शुरू कर दी। वेडिंग फोटोग्राफ्स, लग्जरी वेकेशंस, हाई सोसाइटी पार्टीज, और एक वक्त का ग्लैमरस कपल अब क्राइम पेजेस का परमानेंट पार्ट बन गया। पब्लिक के लिए रिवील शॉकिंग इसलिए भी था क्योंकि 2 साल तक किसी ने एक्स वाइफ थ्योरी को सेंट्रल एंगल में माना ही नहीं। हाँ, डिवोर्स की बात लोग जानते थे, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन भी पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा था, लेकिन किसी को लगता नहीं था कि कहानी इतनी डार्क डायरेक्शन में जा सकती है। और इसी पीरियड में मीडिया ने पैट्रिशिया के कुछ एलिजेड स्टेटमेंट्स भी हाईलाइट किए। सबसे फेमस स्टेटमेंट वो था जो प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक उसकी सोच को रिफ्लेक्ट करता था। मीडिया रिपोर्ट्स में बार बार ये लाइन रिपीट हुई कि उसके लिए मोरिजियो की मौत का ख्याल डिवोर्स के बाद की रियलिटी से ज्यादा एक्सेप्टेबल लगता था। अब कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान ऐसी कई बातें डिस्कस हुई जिन्होंने पब्लिक परसेप्शन को और भी स्ट्रांगली उसके खिलाफ कर दिया। ट्रायल शुरू हुआ और पूरी दुनिया की नजर कोर्ट रूम पर गई। प्रोसिक्यूटर्स ने अपना केस रखा, डिफेंस ने उसका जवाब दिया, विटनेसेस आए, एविडेंस डिस्कस हुआ, मीडिया रोज नए अपडेट्स पब्लिश करती रही। कोर्ट में जो कहानी सामने आई उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि मर्डर एक केयरफुली प्लान कॉन्स्पिरेसी थी। डिफेंस ने कई एलिगेशंस को चैलेंज किया और पैट्रिशिया ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को डिनाई किया। लेकिन लीगल प्रोसेस आगे बढ़ती गई और आखिरकार 1998 में पैट्रिशिया रेजियानी को मर्डर अरेंज करने के लिए कन्विक्टेड कर दिया गया। साथ ही केस में शामिल दूसरे लोगों को भी सजा मिली, जिनमें एलिजेड हिटमैन बेनेडिटो सिराउलो और इंटरमीडियरीज शामिल थे। कोर्ट का फैसला आते ही दुनिया की सबसे फेमस फैशन फैमिलीज में से एक की सबसे डार्क कहानी ऑफिशियली क्रिमिनल हिस्ट्री का हिस्सा बन गई। लेकिन अगर इस पूरी स्टोरी को थोड़ा दूर से देखें तो ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं लगती, ये एक एम्पायर के धीरे धीरे टूटने की कहानी लगती है। गुची नाम दुनिया के लिए एक लग्जरी का सिंबल था, लेकिन उस लग्जरी के पीछे सालों के फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, पावर स्ट्रगल्स, रिसेंटमेंट और पर्सनल हार्टब्रेक्स छुपे हुए थे। मोरिजियो गुची की मौत ने उन सब चीजों को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया। लोगों को लगा था कि किलर कोई माफिया बॉस निकलेगा या कोई बिजनेस राइवल या फैमिली का कोई पुराना दुश्मन, लेकिन जब सच सामने आया तो वो कहीं ज्यादा पर्सनल था। और इसी वजह से ये केस आज भी ट्रू क्राइम दुनिया के सबसे फैसिनेटिंग मर्डर्स में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें सस्पेंस सिर्फ किलर को लेकर नहीं था, सस्पेंस इस बात को लेकर था कि इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा कभी कभी उस जगह से आता है जहां से वो सबसे कम एक्सपेक्ट करता है। आज गुची स्टोर्स दुनिया भर में मौजूद हैं। लोग हैंडबैग्स खरीद रहे हैं, परफ्यूम्स खरीद रहे हैं, फैशन शोज देख रहे हैं, और नई जनरेशन के बहुत से लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगी कि इस लग्जरी ब्रांड की हिस्ट्री में एक मर्डर केस भी लिखा हुआ है। लेकिन 27 मार्च 1995 की वो सुबह आज भी हिस्ट्री का हिस्सा है। एक आदमी अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था। उसे लग रहा था कि उसका एक नॉर्मल दिन है, और कुछ सेकंड्स बाद वो जमीन पर पड़ा था और पूरी दुनिया एक सवाल पूछ रही थी, मोरिजियो गुची को किसने मारा? उस सवाल का जवाब मिलने में 2 साल लगे, लेकिन उस जवाब ने गुची का नाम हमेशा के लिए फैशन के साथ साथ क्राइम हिस्ट्री में भी अमर कर दिया।
क्या आप इस कहानी के बारे में पहले से जानते थे? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हमारे लिए स्टोरी की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी फरहान हैदर। साउंड पर हैं संदीप पांडे जी। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट। और ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए जिस्ट को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।